इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। आज कोई हंगामेदार बहस नहीं होने जा रही, बल्कि आज उस मुद्दे पर बात होगी, उस सवाल पर जो आज आप सबके मन में है, खासतौर पर पेरेंट्स के मन में, जो ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना सेफ है या नहीं है, क्योंकि देश के बहुत से राज्यों में आज से स्कूल्स खोल दिए गए हैं। मैं एक बार जल्दी से फिर स्वागत करना चाहता हूं। मैं परिचय दे चुका हूं मेहमानों का आपके सामने। डॉक्टर संजीव बगई, चेयरमैन नेफ्रॉन क्लिनिक, जाने माने देश की पीडियाट्रिशियन। डॉक्टर बगई, स्वागत है आपका। डॉक्टर राजू व्यास, डायरेक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग, दिल्ली। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, स्वागत है डॉक्टर चंद्रकांत आपका भी। डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, मेदांता। डॉक्टर साहब, स्वागत है। और डॉक्टर नीरज निश्चल हमें थोड़ी देर में अभी ज्वाइन करने वाले हैं एम्स से। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर बगई आपसे होगा। बड़ा सीधी सी बात है, मैं खुद भी एक पेरेंट हूं। मेरा बच्चा स्कूल जाए, क्या वो सुरक्षित है या उसको अभी मैं घर पे रखूं? गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे ख्याल ये चर्चा काफी टाइम से चल रही है, बट अगर आप पूरा डिस्कशन मेडिकल फैक्ट्स पर रखें तो ज्यादातर 100 आउट ऑफ 100% बच्चे इंडिया में एटलीस्ट अनवैक्सीनेटेड है। वो सबसे वनरेबल ग्रुप है। पॉइंट नंबर 2, अगर स्कूल खुले, ज्यादातर जो टीचर्स हैं फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है जी। सम आर, बट ज्यादातर नहीं है। देयर आर ओनली वन वैक्सीन गिवन। एंड जो पेरेंट्स हैं उनका भी इंश्योर करना है कि जो घर में सारे फैमिली मेंबर्स हैं दे आर आल्सो फुली वैक्सीनेटेड। दूसरी चीज है कि जो स्कूल्स हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब चाहिए स्कूल खोलने के लिए काफी अलग होना चाहिए। जो मेन की वर्ड है इसमें है जो हम कहते हैं वेंटिलेशन। तो भी अभी हमें पता है कि ये जो वायरस है 60 फुट से ज्यादा ये ट्रांसमिट हो सकती है। ये वन रूम से दूसरे रूम में भी जा सकती है। ये कम से कम 9 और 12 घंटे के बीच में सस्पेंडेड वायरॉन पार्टिकल्स हवा में रह सकते हैं। तो यही कह रहे हैं कि बच्चे अभी वैक्सीनेटेड है, कम्युनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी हद तक नहीं इंडिया में अभी तक। मेरा ये कहना है कि हमें इस टाइम पर थोड़ा सा विजिलेंस रहना चाहिए और हमें ये जो अगले 2 महीने 3 महीने काटने हैं जी, वो नवंबर दिसंबर तक हम ले जाएं ताकि हम एक परसेंटेज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी गेन कर सकें। मोर इम्पोर्टेंटली जो स्कूल्स हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, काफी तरह बच्चे बसेस में आएंगे, किस तरह से आएंगे, तो जो लोकल लॉजिस्टिक इश्यूज में चैलेंज हो सकती है। ऑन पेपर रूल्स बनाना एक चीज है, बट इम्प्लीमेंटेशन काफी अलग चीज होगी। ठीक बात है। तो डॉक्टर बगई, आपका कहने का मतलब सारांश ये निकालें कि अभी हमें 3-4 महीने बहुत कॉशियस रहना है और कोई एक थंब रूल नहीं है कि कोई सबके लिए कोई एक नियम नहीं है कि आप भेजिए या नहीं भेजिए। आप आपका बच्चा जिस स्कूल में जाता है वहां कैसे इंतजाम किए गए हैं उसको पहले आप परखिए और उसके बाद फिर फैसला कीजिए। मैं खाली एक चीज ऐड करना चाहता हूं इसमें कि अगर हम अगले 2-3 महीने अभी खाली ऑनलाइन रखें और जब एंड ऑफ द ईयर तक, अभी बच्चों का वैक्सीन भी होपफुली अक्टूबर नवंबर तक आना की उम्मीद है, और तो उसमें टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट करने में, पर जब खोले भी इट शुड बी अ हाइब्रिड मॉडल, यानी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंबाइंड, एंड सम चिल्ड्रन इन द मॉर्निंग सेशन, सम इन द आफ्टरनून सेशन, ताकि हम टाइमिंग स्टैगर करें। ठीक है सर, बड़ा क्लियर है आपका कि अभी पूरी तरीके से अब ये ना समझें कि बिल्कुल सेफ है बच्चों का जाना। लेकिन डॉक्टर लहरिया जो हमारे साथ इस वक्त हैं, डॉक्टर साहब, मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा जिसमें आपने बहुत जोरदार वकालत इस बात की कि नहीं, बच्चों को स्कूल भेजा ही जाना चाहिए। आपने डॉक्टर बगई के कंसर्न सुने, क्या कहेंगे? सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि हमें व्यक्तिगत राय पर नहीं जाना है, हमें साइंटिफिक एविडेंस और एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस है उसको देखना होगा। और सबसे पहली बात उसमें यह है कि सारी दुनिया में कहीं भी 12 साल से कम उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, और लेकिन उन देशों में स्कूल खुले हुए हैं। तो एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस आया है कि स्कूल्स खुले रह सकते हैं, और बच्चे अगर स्कूल खुलने से वो ट्रांसमिशन की जो क्षमता होती है बच्चों में, न बढ़ती है न घटती है, लगभग समान रहती है। हम भारत में भी देख चुके हैं कि करीब 60% बच्चे 6 से 17 साल के नेशनल सीरो सर्वेलेंस में पाए गए थे जो पॉजिटिव थे। वो कब, जिनको एंटीबॉडी थे, वो कब निकले? जब बच्चे घरों में बंद थे। तो इससे कई सारे उदाहरण हैं। उसके अलावा हम जानते हैं कि संक्रमण सभी आयु वर्ग में होता है,
और अब हम जिस स्टेज पर हैं, हमें संक्रमण से ज्यादा चिंता है कि किस आयु वर्ग को मध्यम से गंभीर बीमारी होती है और मृत्यु होती है। तो इसके आंकड़े उपलब्ध हैं और आंकड़े बताते हैं जो जिन जिन देशों में उपलब्ध हैं कि जब संक्रमण सभी आयु वर्ग को होता है, लेकिन जो गंभीर बीमारी होती है वो जे, अंग्रेजी का शब्द होता है जे, उसका कर्व फॉलो करती है। तो उस जे में जो बॉटम होता है, बेसलाइन होता है, वो 10 साल के बच्चे होते हैं और उसके अलावा 10 दोनों डायरेक्शन में 10 जो छोटा वाला हिस्सा है जे कर्व का, उसमें होता है कि जो 9 साल पे 8 साल पे उससे संक्रमण वो गंभीर बीमारी की रेट बढ़ती जाती है, लेकिन वो कम रहती है। उसी तरह 11 साल से अपवर्ड बढ़ती जाती है। तो मुख्य रूप से हम देखें कि 6 साल से 17 साल के जो बच्चे होते हैं उनको संक्रमण जो गंभीर बीमारी का खतरा बहुत कम होता है। तो स्कूल इसीलिए खोले जाने चाहिए क्योंकि बच्चे को गंभीर बीमारी होने का खतरा नहीं है। उसके अलावा बाकी जो कुछ किया जाएगा वो एड ऑन है। उसका मतलब हुआ कि जैसे वैक्सीन आ गई तो वैक्सीन एक एड ऑन होगा, वैक्सीन के बिना भी, वैक्सीन इज नॉट अ प्री रिक्विजिट, सारे एक्सपर्ट कहते हैं। उसी तरह से हमें वेंटिलेशन में सुधार करना है, बाकी सारी चीजें करनी है, लेकिन स्वास्थ्य पे बच्चों पे गंभीर खतरा नहीं है। हमें सिर्फ संक्रमण नहीं सोचना। दूसरी बात, अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि हमें याद रखना होगा कि बच्चों को रिस्क नहीं है गंभीर बीमारी होने का, बहुत कम रिस्क है, मिनिमल रिस्क है। और वैक्सीन होती है मॉडरेट टू सीवियर इलनेस को बचाती है। तो जो जिस चीज का रिस्क नहीं है उसका बच्चों में वैक्सीन का फायदा नहीं होने वाला है। और अगर हो सकता है एक बेहतर वैक्सीन आए जो नेजल वैक्सीन हो, ट्रांसमिशन को कम करे, उसका उपयोग होगा। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं बच्चों में वैक्सीन का कोई फायदा नहीं है। दुनिया के जो अधिकांश एडवांस देश हैं, फिर वो बच्चों को वैक्सीनेट क्यों कर रहे हैं, उस पर जोर क्यों दे रहे हैं? बच्चों में वैक्सीन का उतना फायदा नहीं है जितना एडल्ट्स में है। हाँ, जिनको गंभीर बीमारी है 12 से 17 साल में, उनको फायदा है। तो हमें रिस्क और बेनिफिट देखना होगा, एक चीज। ठीक है। अंतिम बात यह है कि हमें ये भी याद रखना होगा कि रिस्क तो है ही, वायरस अभी कई सालों तक रहने वाला है और पेंडेमिक भी चलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में निहायत जरूरी है कि हम अपना रिस्क असेसमेंट करें। डॉक्टर साहब, आपकी बात पर डॉक्टर बगई और डॉक्टर व्यास दोनों रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। डॉक्टर व्यास पहले। जहां तक बच्चों को स्कूल भेजने का सवाल है, तो जो स्टडी की गई थी सीरो सर्वेलेंस के बेसिस पे, उसमें ये पाया गया था कि अंदाजन करीब 55 से 60% बच्चे इम्यूनिटी गेन कर चुके हैं। लेकिन ये इम्यूनिटी परमानेंट नहीं है, शॉर्ट लिव्ड होती है। कोविड के केसेस में भी हमने वेस्टर्न वर्ल्ड में भी देखा है। जापान का एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे पास है कि जहां पे हमने देखा था जापान बच्चे स्कूल जाने शुरू हुए और कुछ ही दिनों बाद में वापस से उनको स्कूल बंद करने पड़े, क्योंकि वहां पे स्कूल्स के अंदर जो है इन्फेक्शन काफी तेजी से फैला। तो हमें वेस्टर्न वर्ल्ड की भी कुछ स्टडी को अपने लिए यूज करना चाहिए और उसके बेसिस पे हमें अपने रूल बनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हमारी कंट्री के वही रूल फॉलो करें या वही कि सीरो सर्वेलेंस अकेला एक पैरामीटर नहीं होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करें, क्योंकि हमारी हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, इसलिए हमें आगे बढ़ के स्कूल खोल देने चाहिए। शॉर्ट लिव्ड होती है, इसी के कारण ये एडवोकेटेड है कि जो लॉन्ग टर्म हमें इम्यूनिटी चाहिए वो सिर्फ वैक्सीनेशन से आ सकती है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। नहीं, उनका साथ में ये भी कहना था डॉक्टर साहब कि बच्चे लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, यानी बच्चों को गंभीर बीमारी का खतरा नहीं है, इसलिए उनको बाहर भेजने में इतना परहेज नहीं करना चाहिए। अभी आप एग्जांपल देख लें अमेरिका का। मैं अमेरिका में बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ रेगुलरली कांटेक्ट में रहता हूं। उनके यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस पिछले कुछ हफ्तों से काफी तेजी से बढ़े हैं और उसके अंदर ज्यादातर जो भी लोग हैं वो बच्चे ही हैं, वही लोग हैं जो अनवैक्सीनेटेड है, जिनका BMI बहुत ज्यादा है, वजन में ज्यादा है। तो बच्चों में इन्फेक्शन होता है, ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि बच्चों में इन्फेक्शन नहीं होता है या माइल्ड इन्फेक्शन होता है, मॉडरेट भी होता है, सीवियर भी। अमेरिका में की स्टडी को ही उठा के देख ले अपन। तो आप भी इस राय के हैं कि वैक्सीन का इंतजार करना चाहिए। मैं आ रहा हूं डॉक्टर बगई, डॉक्टर अरविंद आपके पास। ठीक, तो डॉक्टर बगई भी कह रहे हैं कि वैक्सीन को नजरअंदाज ना करें, आने वाले चंद महीनों में मिलने जा रही है। अगर मुझे अलाउ करें डॉक्टर अरविंद, में एक रिएक्शन डॉक्टर बगई कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें, फिर मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर बगई, कुछ वेरी क्विक पॉइंट्स हैं कि जो भी स्टडीज अभी तक करी गई हैं फ्रॉम US एंड फ्रॉम UK इन थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, मतलब हजारों बच्चों में, द एफिकेसी इन चिल्ड्रन हैज शोन, वैक्सीन एफिकेसी हैज शोन मोर देन 93 to 94% विद नो सीरियस साइड इफेक्ट्स। सो वैक्सीन्स हैव वर्कड वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह काम करते हैं बच्चों में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो सबसे जरूरी पॉइंट है, जो बच्चे होते हैं हर एक एज ग्रुप में, दे कैरी द सेम वायरल लोड एज एडल्ट्स। जो उनका वायरल लोड होता है एडल्ट के वायरल लोड का मैच टू मैच सेम है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है
जो बच्चे होते हैं सबसे ज्यादा प्रतिशत, ये मल्टी सेंट्रिक ट्रायल में पब्लिश किया गया है, कॉकरेन ट्रायल में, कि 49.5% जो बच्चे होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं, एंड इनमें से 30% का लॉन्ग कोविड सिम्टम होता है, ऑलमोस्ट अप टू अ ईयर, एंड दे आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लॉन्ग कोविड सिम्टम्स। तो बच्चों को इस टाइम पर एक्सपोज करना बेहद रिस्की होगा। सरल भाषा में, बच्चा कैरियर भी बन सकता है और इन्फेक्शन घर लेकर आ सकता है और वो औरों को भी दे सकता है, क्योंकि उसमें कोई सिम्टम आपको नहीं मिलेगा। हमारे साथ डॉक्टर नीरज निश्चल भी जुड़ गए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एम्स से। डॉक्टर नीरज, आपका स्वागत है। लेकिन मैं डॉक्टर अरविंद के पास अब जाना चाहता हूं। सर, एक आपकी पहले तो सरल राय, स्कूल भेजने का सही वक्त है या अभी टीके का इंतजार कर लें? सौरभ जी, अभी स्कूल भेजने का बिल्कुल किसी कीमत पर सही वक्त नहीं है, और मैं इसके आपको कारण बताता हूं कि कोई भी फैसला करते समय उसके फायदे, व्हाट इज द रीजन फॉर डूइंग इट, एंड उसके नुकसान, ये देखना चाहिए। हम अगर स्कूल ना खोलें 3 महीने और, तो मैं अपने को पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूं, और वो सब लोग जो बड़े इस समय उत्सुक हैं कि 3 महीने में क्या आसमान टूट पड़ेगा। हमारे बच्चे करीब करीब 1.25 साल से घर में हैं, जूम पर क्लासेस कर रहे हैं। अगर हम केवल 3-4 महीने और उसको चला लें तो जहां इतना हुआ है और हो जाएगा। लेकिन ये 3 महीने क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, इस समय यूएस के अंदर 3rd या 4th वेव बहुत ही कहर ढा रही है। 1,50,000 से 1,70,000 के बीच में केसेस पर डे हो रहे हैं, और जैसा कि डॉक्टर बगई ने कहा उसमें से, या डॉक्टर मेरे दूसरे को पैनलिस्ट ने कहा, उसमें से गुड नंबर बच्चों का है। हम भूल जाते हैं कि जब स्कूल खुलेगा वहां खाली बच्चे ही नहीं होंगे, वहां टीचर्स भी होंगे, वहां स्टाफ मेंबर्स भी होंगे, वहां पेरेंट्स भी आएंगे। तो वहां पर खाली बच्चों का जमावड़ा नहीं होगा, वहां एडल्ट्स, पेरेंट्स, स्टाफ मेंबर्स, दूसरे विजिटर्स, तरह तरह की सर्विसेज, ये सब लोग। केवल एक एडिशन आपकी बात में कर दूं आज की, क्योंकि खबर है, माफ कीजिएगा, शिक्षा मंत्रालय ने यह कहा है कि हम सितंबर के महीने में ही इन तमाम स्कूलों का टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों वैक्सीनेट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या इससे कुछ भरोसा बढ़ेगा? सौरभ जी, कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर हम 2 महीने और, हमारे कई प्रेडिक्शंस आ चुके हैं कि अगले 2 महीने के अंदर 3rd वेव हमारे यहां आ सकती है। देखिए, ध्यान रखिए, हमारी पूरी कोशिशें के बावजूद भी अभी हमारे देश में कोरोना का नंबर 40,000 के आसपास टिका हुआ है, वो कम नहीं हुआ है। केरला में अभी भी 30,000 से ऊपर केस हो रहे हैं। किसी भी समय ये इन्फेक्शन एक स्टेट से पूरे कंट्री के अंदर फैल सकता है, और ऐसे में अगर वो फैलना शुरू हो गया और फिर हमने रिएक्शन किया तो ये सिचुएशन फिर से हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगी। मेरा क्लियर कट मानना है कि अभी 3 महीने हमें स्कूल खोलने के बारे में कतई नहीं सोचना चाहिए। तो अभी हमारे 4 पैनलिस्ट में से अभी डॉक्टर नीरज ने अपनी राय नहीं दी है, लेकिन 3 पैनलिस्ट बड़े सीनियर डॉक्टर्स, उनकी राय है कि अभी 3 महीने आप टीके का इंतजार करें, स्कूल भेजने की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं डॉक्टर नीरज आपकी राय अब जानना चाहता हूं। आपने बाकी पैनलिस्ट को सुना, क्या एडवाइस करेंगे पेरेंट्स को? देखिए, कोविड-19 में कोई ब्लैक एंड व्हाइट सोल्यूशन कभी नहीं हो सकता है, ये एक पर्सनल राय है। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल यही होना चाहिए, लेकिन ओवर द पीरियड जो 15-16 मंथ्स हमने देखा है, और ये बहुत क्लियर है कि कोविड-19 कहीं नहीं जाने वाला, इट्स गोइंग टू स्टे विद अस। तो हमें एक तरीका ढूंढना पड़ेगा कि कैसे इसके साथ कोएग्जिस्ट करें। हमने पिछली बार 2 बार अब तक लॉकडाउन लगा चुके हैं, तो एक तरह से वो लॉकडाउन वापस से खुल गया। बच्चों का एक ऐसा वर्ग है जो अभी तक वो लॉकडाउन में ही जी रहे हैं, उनका स्कूल अभी तक नहीं खुला है। हमें बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ओके, हमें तो हाइब्रिड मोड में क्लास चल रहा है, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं वो ठीक है, हम और आपके बच्चे थोड़े से मैं कहूंगा वेल टू डू है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। बट अराउंड 30 to 40% बच्चे ऐसे हैं जो कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं कि वो स्मार्टफोन के थ्रू स्कूल अटेंड करे। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जो मेरे घर में जो हाउस हेल्प है उसके 3 बच्चे हैं, उनके पास एक फोन है, बट दे आर नॉट एबल टू अटेंड स्कूल। तो हम कब तक बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखेंगे? इसलिए क्योंकि कोविड-19 अभी नहीं गया, अभी नहीं जाने वाला है, और आप सोच रहे हैं कि 3 महीने में सारे बच्चे। डॉक्टर नीरज, फिर सवाल यह है कि पढ़ाई का नुकसान बड़ी बात है या बच्चे को कोरोना के संक्रमण से एक्सपोज करना वो बड़ी बात है? वही मैं बता रहा हूं आगे। आपके घर के सभी सदस्य घर के बाहर जा रहे हैं, अगर एक बार आप बाहर जा रहे हैं तो इन्फेक्शन आप अपने घर के अंदर ला सकते हैं।
मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन सबसे पूछना चाहूंगा कि कितने लोग अपने बच्चों को अभी तक सिर्फ घर के अंदर रखे हैं, उन्होंने पार्क नहीं जाने दिया, अपने साथ मॉल लेकर नहीं गए, अपने साथ किसी ट्रिप पे लेके नहीं गए। अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा ठीक है, आप घर पे रखिए। सिर्फ स्कूल जाने से बच्चे ज्यादा रिस्क पे चले जाएंगे, ये पैंडेमिक फैल जाएगा, ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा फर्स्ट, और ये पूरे देश के लिए एक साथ सारा रूल नहीं आ सकता है। जहां पे पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, जहां पे ज्यादा अभी केसेस आ रहे हैं, उन एरियाज में हमें सावधानी बरतनी है, उन एरियाज में आप ऑनलाइन क्लास चलाएं। दिल्ली जैसे अभी पॉजिटिविटी रेट कम है, काफी केसेस कम है, हम ग्रेजुअली स्कूल स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और डॉक्टर साहब, हम तो आज बात ही उन इलाकों की या राज्यों की कर रहे हैं जहां कोरोना के मामले कम हुए, तब सरकारों ने स्कूल खोलने की इजाजत दी है। हम उसके जहां स्कूल खुल गए वहां की बात हो रही है कि वहां भी भेजा जाए या न भेजा जाए। आपने जो बात कही है ये बात लॉजिकल लगती है। मैं चाहूंगा डॉक्टर व्यास इस पर जवाब दें कि बच्चे क्या घरों में ही बैठे हैं, बच्चे क्या बाजार नहीं जा रहे, पार्क पे नहीं जा रहे, दोस्तों के साथ खेल नहीं रहे, बच्चों के पेरेंट्स क्या कामकाज पे नहीं जा रहे, तो क्या वो एक्सपोज होकर घर में नहीं आ रहे? जी बिल्कुल, मैं इसको बात को दूसरे तरीके से रखना चाहूंगा कि जहां पे स्कूल पिछले कुछ दिनों पहले खुली, कुछ महीनों पहले खुली, जैसा कि उदाहरण आप अगर पंजाब का लें या बिहार का लें, तो वहां पे जब बच्चों की स्कूल खोली गई तो उसके बाद में जो इन्फेक्शन रेट, स्पेशली पंजाब में अगर आप देखें तो वहां 10% बच्चों में इन्फेक्शन रेट बढ़ी, नंबर 1। इसी प्रकार से बिहार का अगर डेटा उठा के आप देखेंगे तो वहां पे भी 5 से 5.5%, 7% बच्चों में इन्फेक्शन बढ़ा। तो ये तो एक एविडेंस हमारे पास अभी भी है, हालांकि बहुत छोटी मात्रा में है, लेकिन हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि जब स्कूलों में हम लोग जो डॉक्टर बगई ने भी कहा कि जो नियम बनाना एक हमारे लिए अलग बात होती है, लेकिन उसको स्कूलों में इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली हिंदुस्तान जैसी कंट्री में। और क्योंकि इंप्लीमेंट हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए एक संभावना हम लोग जता रहे हैं कि इसीलिए वहां पे बच्चों में इन्फेक्शन की रेट बढ़ने की। आपसे डॉक्टर साहब सीधे पूछूं अगर सवाल, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो पहले की तादाद में ज्यादा बच्चे कोरोना ग्रस्त होंगे? आंकड़े ये साबित कर चुके हैं। बिल्कुल, ये संभावना डिस्ट्रिक्ट से निकल के आई। इंडिया की खुद की स्टडीज है, बहुत सारी स्टेट को उठा के आप देख ले, जहां पे 5% से लेकर 10% तक इन्फेक्शन बच्चों में बढ़ा है स्कूलों के खुलने के बाद। अच्छा, मैं डॉक्टर बगई, यूनिसेफ ने अपील करी अभी पिछले महीने, 1.5-2 महीना पहले, उसमें कहा कि अगर कभी कोविड रेस्ट्रिक्शंस लगें तो स्कूल सबसे बाद में बंद करें और जब आप रिलैक्सेशन देना शुरू करें तो स्कूल को सबसे पहले खोलें। उनका भी एक अपील है यूनिसेफ की कि स्कूल खोले ही जाने चाहिए। अब ऐसी वर्ल्ड बॉडी भी अपील अगर करती है तो पेरेंट्स के मन में फिर एक भावना आती है कि शायद स्कूल भेजना ठीक है। आई थिंक वर्ल्ड बॉडीज आर नॉट, वो अपने जो सजेशन दे रहे हैं वो डेटा बेस्ड नहीं है। लेट मी कोट यू 2 इंटरनेशनल स्टडीज। वन इज इन लैंसेट जो जुलाई के महीने में है, 1319 बच्चे जो पाए गए पॉजिटिव फॉर SARS-CoV-2, 19.9% उनको सीवियर डिजीज हुई एंड 3.8% डाइड। ये इस साल का डेटा है। टोटल जो यूएस में जो सदर्न स्टेट्स में देखा जा रहा है, जो टेक्सास, लुजियाना, फ्लोरिडा में 400 to 800% इंक्रीज इन पीडियाट्रिक इंसिडेंस है। पीडियाट्रिक आईसीयूज में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, वार्ड्स में बेड नहीं है, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स नहीं है। जो हाल हमारा था 3 महीने पहले, वो सेम चीज भुगत रहे हैं वो स्कूल ओपनिंग के बाद। इजराइल का एग्जांपल देखिए, जो सडन सर्ज हुआ स्कूल खोलने के बाद। यूके की सेफ स्टडी देखिए, कंट्री आफ्टर कंट्री जहां स्कूल खोले हैं। इसमें 2-3 कारण है। अलाउ मी वेरी क्विकली टू टेल यू। एक तो बच्चे जैसे हम बोल चुके हैं कि अनवैक्सीनेटेड है। पॉइंट नंबर 2, जो वहां के कंट्रीज का जो ओवरऑल वैक्सीनेशन, एडल्टहुड वैक्सीनेशन कवरेज है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन छोटी है, हमारे से कहीं बेहतर है। इन स्पाइट ऑफ दैट उनको ये सर्ज आया है। जब एक कम्युनिटी लेवल पर एक इम्यूनिटी बिल्ड होने लगेगी, हमें उस टाइम पर तब खोलना चाहिए। जैसे डॉक्टर अरविंद एंड डॉक्टर व्यास ने कहा है, 2 महीने 3 महीने में कोई आफत नहीं आएगी। तो डॉक्टर साहब देखिए, इस पर एक काउंटर सवाल ये हो सकता है कि अभी तो हमें नहीं पता कब आएगी। कुछ खबरें ऐसी हैं कि शायद अक्टूबर से जाइडस कैडिला की जो वैक्सीन है, जो आप 12 साल से ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं, वो बननी शुरू होगी। तो कितना वक्त लगेगा बच्चों को वैक्सीनेट करने में? शायद 1 साल का वक्त और लग जाए या और ज्यादा लग जाए।
मैं बच्चों का वैक्सीन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एडल्ट वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूं। अच्छा, जो बच्चों का वैक्सीन होगा मेरा ख्याल अक्टूबर नवंबर से पहले शुरू भी नहीं होगा। और हमेशा याद रखने की बात है कि अगर हम 2 वैक्सीन लगाएंगे, सेकेंड वैक्सीन के बाद कम से कम 2 हफ्तों के बाद इम्यूनिटी लेवल बढ़ने लगती है। तो आई एम नॉट बेसिंग माई डिस्कशन के बच्चों का पूरा वैक्सीन होकर तब भेजना है। एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक कम्युनिटी में 20% से ज्यादा बिल्ड होने लगता है वैक्सीनेशन शेड्यूल, 2% दो वर्गा मतलब 2 टाइम्स कम्युनिटी ट्रांसमिशन कम हो जाता है। तो वैक्सीन का इन्फेक्शन पर कंट्रोल ही नहीं है, बट ट्रांसमिशन पर भी कंट्रोल होता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि देश में वैक्सीनेशन की अभी दर जो है अच्छी खासी चल रही है, इसको बिल्डअप होने दें, एक बड़ी आबादी को वैक्सीनेट हो जाने दें, तब तक बच्चों की वैक्सीन भी आ जाएगी तो एडिशनली वो भी लगने लग जाएगी, तब तक थोड़ा इंतजार कर लें। डॉक्टर अरविंद। सौरभ जी, आपने यूनिसेफ की अपील की बात की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इंटरनेशनल बॉडीज की अपील्स हैं हमेशा जरूरी नहीं है वो सच है। एक बहुत अहम एग्जांपल, अब से 3 महीने पहले सीडीसी ने, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल ने वैक्सीनेटेड लोगों को मास्क पूरी तरह हटा लेने की एक वो दी थी, एडवाइजरी दी थी, जो मुझे उस समय बहुत ही अजीब लगी थी कि अभी कोविड चल रहा है और आपने मास्क हटा दिया, लेकिन उन्होंने किया था। और अब देखिए 2 महीने के अंदर वहां ये हाल हुआ है कि उसी सीडीसी को अपनी वो एडवाइजरी वापस लेनी पड़ी है। तो इंटरनेशनल बॉडीज का अगर कोई अपील है तो वो कोई एक पत्थर की लकीर नहीं है, उसमें भी नुक्स हो सकता है। लेकिन एक चीज जो कि मुझे भी कंफ्यूजन थी, डॉक्टर बगई ने क्लियर किया, उस पर आपकी राय कि हम इंतजार करें हमारी मास पॉपुलेशन के वैक्सीनेटेड होने का या बच्चों को, स्पेशली बच्चों के वैक्सीनेट होने का? सौरभ जी, मास पॉपुलेशन के होने का मैं बार बार कह रहा हूं कि स्कूल के अंदर खाली बच्चे नहीं हैं, स्कूल के अंदर एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन होती है। और दूसरा, मेरे को पैनलिस्ट ने कहा था कि बच्चे घर से बाहर तो निकल रहे हैं, तो सौरभ जी स्कूल में बच्चे लार्ज संख्या में कमरों के अंदर बैठते हैं और हर जगह अगर आप देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो वेल वेंटिलेटेड कमरे हों। और इस समय सबसे बड़ी एविडेंस ये है कि ये एरोसॉल इन्फेक्शन है, और अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, एक कमरे के अंदर ज्यादा लोग हैं, तो उसमें इन्फेक्शन का चांस ज्यादा है। तो कम्युनिटी का जो वैक्सीनेशन है वो बढ़े, हमें उसका वेट करना है। चले, मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि हमारे पैनल में इस वक्त 4 डॉक्टर्स हैं। एक और डॉक्टर थे, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, वो उन्होंने थोड़ी देर पहले हमें ज्वाइन किया था। 5 में से 3 डॉक्टर्स की राय बड़ी साफ है कि आप अभी बच्चों को स्कूल ना भेजिए, 2-3 महीने रुक जाइए, तब तक बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, बच्चों की वैक्सीन भी आ जाएगी, अभी बच्चों को खतरा है। डॉक्टर लहरिया जो थे, उनकी राय बड़ी क्लियर थी कि बच्चों को स्कूल जाना ही चाहिए, बच्चे को खतरा नहीं है। डॉक्टर निश्चल हमारे साथ हैं। डॉक्टर निश्चल भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये यही कह रहे थे कि बच्चों को स्कूल भेजने में कोई हर्ज नहीं है, आप कितनी देर तक बच्चों को घर बैठा करके रखेंगे। लेकिन आपने बाकियों के कंसर्न सुन लिए। डॉक्टर निश्चल, बताइए। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें ध्यान रखना है कि जो सीरो सर्वे जो कहता है कि अराउंड 60 to 65% एडल्ट पॉपुलेशन में काफी एरियाज में ऑलरेडी सीरो प्रेवलेंस है, तो ये जो नेचुरल इन्फेक्शन के चलते इम्यूनिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और स्टडीज धीरे धीरे आ रही है कि एक अगर नेचुरली इन्फेक्टेड है और साथ में अगर एक भी डोज है ले रखा है तो एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। तो ये सीरो प्रेवलेंस जो है, और स्पेशली जब हमारे यहाँ बच्चे पूरी तरह से हमारे पे डिपेंडेंट हैं, एक बार घर के अंदर अगर कोविड-19 एंट्री लेता है, बच्चे सुरक्षित रह जाएं ऐसा बहुत ही मुश्किल है। तो एक रफली बच्चों का भी सीरो प्रेवलेंस उसी के आसपास आना है। तो ये कहना कि वो वैक्सीनेटेड नहीं है इसलिए बिल्कुल अनसेफ है, तो अनलेस जो मैकेनिज्म, जो रिस्क फैक्टर पहले बच्चों में थे जिससे हम मानते थे कि बच्चे रिलेटिवली प्रोटेक्टेड है क्योंकि शायद वायरस उनके रिसेप्टर पे अच्छे से बाइंड नहीं कर रहा है, बच्चों में नॉर्मली कोमॉर्बिडिटी के चांसेस कम होते हैं, उसके अलावा जो उनका रीजनरेटिव कैपेसिटी जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम का है वो एडल्ट के मुकाबले बेहतर होता है। तो ये सारे फैक्टर्स अभी भी है, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर केसेस मैं इसको जरा एक बार, क्योंकि आपने सीरो सर्वे की बात की, व्यूअर्स के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। सीरो सर्वे हमारे देश में होते हैं, एक तो पुख्ता आंकड़े आते हैं जो सरकारें जारी करती हैं कि इतने केस हो गए, इतनी मौतें हो गई। सीरो सर्वे एक उससे एक बढ़कर के एक सर्वे करता है, और उसमें जो प्रतिशत पाई जाती है, तादाद पाई जाती है, वो कई गुना ज्यादा होती है जो कि जो फैक्चुअल आंकड़े आपको दिए जाते हैं उससे ज्यादा।
तो डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं, सिंपल वर्ड्स, सीरो सर्वे का मतलब कि अगर कोई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बेसिकली इस बीमारी में ऑलमोस्ट 80% एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं, तो कई बार जो इन्फेक्शन का हमें एविडेंस नहीं मिलता है, तो ऐसे रैंडमली हम अगर अच्छा डॉक्टर साहब ये मान ले, मैंने भी वो सीरो सर्वे देखा, मान लीजिए वो सीरो सर्वे सही है जो कहता है कि 67% या 70% के करीब आबादी हमारे देश की उसमें एंटीबॉडीज पाई गई है, यानी वो संक्रमित हुई है, और उतनी तादाद में बच्चे भी हुए हैं। अभी डॉक्टर व्यास मेरे ख्याल से ये कह रहे थे कि जो इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी मिलती है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी आपको केवल वैक्सीन से ही मिल सकती है। तो मान लें कि बच्चा इन्फेक्ट हुआ भी है और एसिम्प्टोमेटिक रह गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर खतरा टल गया। नहीं, ये कहना कि नेचुरल इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, सिर्फ वैक्सीन से ही रहेगा, ये इससे मैं पूरी तरह से एग्री नहीं करता। वैक्सीन के बाद भी इम्यूनिटी वेन करेगा और हो सकता है फ्यूचर में बूस्टर की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वेट करना मे नॉट बी अ वेरी हेल्पफुल सोल्यूशन, कि वैक्सीन लगेगा उसके बाद भी इम्यूनिटी वेन होगी। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल लाइफ लॉन्ग एक वैक्सीन लगा और आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। ये वायरल इन्फेक्शन अभी तक जो भी एविडेंस मिल रहा है, तो इसलिए बहुत जरूरी है प्रिकॉशन के साथ, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा अगर हॉस्पिटल घर से अगर इन्फेक्शन स्कूल नहीं लाएगा तो फिर इन्फेक्शन कैसे आएगा? तो वहां पे माता पिता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है। अरे क्विकली डॉक्टर निश्चल क्विकली, क्योंकि बाकी तीनों का एक ही मूट पॉइंट जिसे कहते हैं, बुनियादी मुद्दा यह था, 1.25 साल 1.5 साल इंतजार कर लिया, 3 महीने और कर लीजिए, आज देश में रोज 1 करोड़ के ऊपर वैक्सीन लगती हैं, तो इस लिहाज से हम एक बहुत अच्छी खासी आबादी को वैक्सीनेट कर पाएंगे, उसका तो लाभ होगा ही, ट्रांसमिशन कम होगा। देखिए, नर्सरी केजी के बच्चे 3 साल वेट कर सकते हैं, लेकिन थिंक अबाउट दो स्टूडेंट जो 9th और 10th में है, ऑलरेडी बिना एग्जाम के उन्हें डिग्री मिलने जा रहा है, तो ये आपको लगता है अभी समय की सब कुछ ये बेस्ट सॉल्यूशन यही है, लेकिन विद टाइम ये एक जनरेशन ऐसा होगा जो आगे जाके प्रॉब्लम फेस करना ही है उसे। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लेना चाहिए। हम कोविड-19 कहीं नहीं जाने वाला, ये सभी को समझ में आ जाना चाहिए। उसके साथ कैसे सरवाइव करना है, कैसे अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करना है, उस पे हमें स्ट्रेटेजी बनानी है। डॉक्टर बघेल, डॉक्टर निश्चल कह रहे हैं कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा और बच्चों को भी आगे लाना पड़ेगा। जी, मैं पार्टली एग्री करता हूं बट पार्टली डिसएग्री करता हूं। कोविड के साथ जीने का ये मतलब नहीं है कि हम बच्चों को अलाउ करें एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन को अलाउ करें एसिम्प्टोमेटिक कैरियर या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन के ऊपर भी। तो ये जो अब हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने में, ये पिछले साल के हिसाब से कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेन है, जो बहुत बारी बहुत फोरम्स में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसे हम कहते हैं डेल्टा वेरिएंट। इस डेल्टा में 1 नहीं 2 नहीं 38 म्यूटेशंस हैं। इसमें एक अजीब चीज है कि ये जो म्यूटेशंस जो डैमेज कर रहे हैं वायरस में, ये जो रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन से अलग जाके एंड टर्मिनल डोमेन में ज्यादा घातक प्रूव कर रहा है। इसके कारण जो बच्चों का जो इम्यून रिस्पॉन्स है, जो हम कहते हैं बी सेल स्विच रिस्पॉन्स, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, उसको ये डैमेज कर रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये चीज पिछले साल के वायरस के हिसाब से कंप्लीटली अलग है, और जो बच्चों का इम्यून रिस्पॉन्स है वो ब्लंटेड है, मतलब वीकेंड है। इसलिए अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन इन चिल्ड्रन, पार्शियली वैक्सीनेटेड टीचर्स, नॉट सफिशिएंट कम्युनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इस स्टेज में 3 महीना या 2 महीना बच्चों को घर रखना ही बेहतर है, मेडिकली साइंटिफिकली प्रूवन। डॉक्टर व्यास, आपकी राय? बिल्कुल, मैं डॉक्टर बघेल की बात से सहमत हूं कि बच्चों को अभी भी 2 से 3 महीने का समय देना चाहिए, जबकि वो अपनी स्कूल को रिगेन करें 3 या 4 महीने के बाद, जब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हमारी जो सोसाइटी है, अंदाजन 50 से 60%, 55% तो अभी हम लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, 70% के आसपास होते होते हम लोग तब अपनी स्कूलों को खोल सकते हैं, जब सोसाइटी 70% लोगों को वैक्सीनेशन मिल जाए। डॉक्टर बघेल ने जो भी बात कही, क्योंकि थोड़ी मेडिकल भाषा में वो बात थी, तो मैंने थोड़ा सा उसके बारे में देखा था कि ये आमतौर पर माना जाता है हमारे यहाँ पर कि बच्चों को गंभीर बीमारी नहीं हो सकती अगर उनको, या नहीं होगी बड़ी तादाद में, अगर उनको इन्फेक्शन हो भी जाए। डॉक्टर बघेल शायद ये कहना चाह रहे थे कि ऐसा अब इस वेरिएंट के साथ नहीं कहा जा सकता। आप सहमत हैं इस बात से डॉक्टर व्यास? बिल्कुल सही बात है कि इसके बहुत सारे जो म्यूटेशन देखने को मिले हैं,
और जो डॉक्टर बगई ने बताया है कि जो टी सेल है उसमें भी डैमेज होने की संभावना बच्चों में ज्यादा होती है। तो इसलिए जो हमारा जो सो कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म है बच्चों का स्पेशली, वो डेल्टा वेरिएंट के साथ में काफी वीक है, और इसी के कारण से जो है ये चांसेस ज्यादा बनते हैं बच्चों में कि अगर डेल्टा जो कि हमारे कंट्री में अभी भी प्रिवेलेंट है उसके बच्चों को इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, मैंने तो आंकड़ों में ये जो आर्टिकल्स लिखे एक्सपर्ट्स ने, आप जैसे उसमें देखा कि कई 100 गुना से लेकर 1000 गुना तक भी बच्चों में गंभीर रूप से बीमार पड़ने की प्रोबेबिलिटी कम होती है बनस्पत के एक अडल्ट के। अरविंद जी, डॉक्टर अरविंद, क्या वो अब ये रेशो नहीं रहा? नहीं, देखिए, जो इस बार जो सेकेंड वेव आई थी, लास्ट ईयर की फर्स्ट वेव और इस बार की सेकेंड वेव में बहुत फर्क था, और इस बार बच्चों के इन्फेक्ट होने की संख्या ज्यादा थी, एसिम्प्टोमेटिक भी था और सीरियस इन्फेक्शन भी था। और मैं ये कहता हूं कि अगर नंबर्स कम भी हैं तब भी हम तो बार बार उसका रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करें कि हमें 3 महीने और उनको घर रखने से क्या नुकसान है। और इस समय जब थर्ड वेव का भयंकर खतरा, वो तलवार अभी भी हमारे ऊपर लटकी हुई है, और 1 करोड़ पर डे का वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है, जो शायद अगले 3 महीने में 100 करोड़ से ऊपर हमारी का इंतजार क्यों नहीं कर सकते? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अगर डेविल्स एडवोकेट की भूमिका में आऊं, अमेरिका वो देश जिसने अपनी आधी से ज्यादा आबादी लगभग 55% को फुल्ली वैक्सीनेट कर लिया, दोनों डोज लगा दी, और उससे कहीं ज्यादा तादाद में 1 डोज लग चुकी है उनके यहां पर ये तीसरी चौथी लहर आ गई, लाखों केस, 1 लाख से ऊपर केस रोजाना उनके यहां आ रहे हैं। क्या गारंटी है कि जो वहां हुआ यहां नहीं होगा? अगले 3 महीनों में हम पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? सौरभ जी, वहां पर उन्होंने लगाई है, लेकिन जो पॉपुलेशन में जो उन्होंने अपने ये इस तरह के फैसले किए कि मास्क को बिल्कुल खत्म कर दिया, लोगों को पूरी तरह से खुले घूमने की छूट दे दी। 4 जुलाई को जो उनका स्पेशल डे होता है, उस दिन पूरे देश में कितने भयंकर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर उन्होंने सेलिब्रेशंस किए, उस सब ने उनका वो हाल किया है। डॉक्टर साहब, लेकिन वो हमारे यहां से तो बेहतर ही रहे होंगे। मुझे आप बेहतर जानते होंगे, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, हमारे यहाँ कौन से लोग घरों में बैठे हैं? हमारे यहाँ क्या बंद है इस वक्त? हर आदमी सड़क पर चल रहा है, और आप देखते होंगे कितनों ने मास्क लगाए, कितनों ने नहीं लगाए। सौरभ जी, बंद होने में और जो हमारे यहाँ जनवरी फरवरी में हुआ, जब भारी मात्रा में हमारे यहाँ पॉलिटिकल रैलीज हुई, रिलीजियस रैलीज हुई, जहां भारी संख्या में एक जगह लोगों का जमावड़ा हुआ, उन दोनों में फर्क है। आज भी आप देखेंगे, कम से कम दिल्ली का मैं वाउच कर सकता हूं कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूं, 90% से ज्यादा लोग मुझे मास्क प्रॉपरली लगाए हुए दिखते हैं, और जो पार्टीज वगैरह हैं वो मेरे हिसाब से अभी भी उस तरह से शुरू नहीं हुई है जैसे कि जनवरी फरवरी में हमारे यहाँ हो रही थी। चलें, हमें ये प्रिकॉशंस आगे भी रखने पड़ेंगे। ठीक नहीं, ये बात आपकी ठीक है, मैं लेकिन इसको विवादित मानता हूं कि हमारे यहाँ उतना पालन हो रहा है सारी रिस्ट्रिक्शंस का, या मास्क सब लोग लगाकर चल रहे हैं, क्योंकि मेरा अनुभव विपरीत है इसके जो आपने देखा। लेकिन अभी डॉक्टर निश्चल जो है बार बार प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे थे, फिर वही बात आई, 1.25 साल में क्या कुछ नहीं बिगड़ा, 3 महीने और सही, बार बार यही दलील आ रही है डॉक्टर निश्चल। नहीं, तो मैं यही कहूंगा कि जैसे कि यूएस का एक एग्जांपल डॉक्टर अरविंद ने दिया कि भाई 50-60% के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा, वापस से वेव आ गई, तो सेम कैन हैपन आल्सो इन इंडिया। ऐसा कोई अलग क्या हो जाएगा? वैक्सीनेशन जो हम बात कर रहे हैं कि दोनों जगह में डिफरेंस सिर्फ यही है कि यूएस में जो लोग थे डेफिनेटली ज्यादा, कुछ अनवैक्सीनेटेड लोगों के बीच में ये ज्यादा जो हम देख रहे हैं केसेस वो ज्यादा है, बट परसेंटेज वाइज जो डेल्टा वेरिएंट जो पिछला जो सेकंड वेव में जो प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन हमारे यहाँ था, अगर ओवरऑल परसेंटेज वाइज देखे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, वो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में 10 से 12% के बीच में ही रहा। और दिल्ली जैसी जगह में जब उस समय कोई स्कूल भी नहीं खुला था, तो ऐसा क्या हुआ कि बच्चे फिर भी इन्फेक्ट हो गए। तो कहने का मतलब डॉक्टर निश्चल, फर्स्ट वेव सेकंड वेव में बच्चे बाहर नहीं जा रहे थे, वो स्कूल नहीं जा रहे थे। अब हम एडवोकेट कर रहे हैं कि वो बाहर जाएं, तो आप मुझे बताइए, अगर 10-12% अनुपात था बच्चों का, अब अगर वो बाहर जाएंगे, स्कूल जाएंगे, तो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जो कि बाकी पैनलिस्ट ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि बढ़ता है कि बच्चों का इन्फेक्शन जो है वो बड़ों पे डिपेंडेंट होगा। बड़े कैसे बिहेव कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि बच्चे किस वे में इन्फेक्ट होंगे। अदरवाइज बच्चे उतने ही सुरक्षित है जो स्कूल में है या स्कूल नहीं जा रहे हैं, अभी उनमें कोई फर्क नहीं आने। डॉक्टर बगई, जो
परसों का जो सीडीसी का डेटा है वो कहता है कि ओवरऑल वर्ल्ड के जो पॉपुलेशन जो पॉजिटिव पाए गए हैं कोविड-19 से 22% पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, जो पिछले साल के हिसाब से डबल है। सो ऑब्वियसली पीडियाट्रिक पॉपुलेशन इज अ सिग्निफिकेंट चीज। और ये कीप इन माइंड कि जो अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे स्टेट्स हैं, उनमें पीडियाट्रिक पॉपुलेशन इंडिया के जैसे परसेंटेज वाइज नहीं है जी। हमारे 40% पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है 0 to 18, मे बी इवन 42 to 45%। दूसरी चीज है जो सबसे लार्ज स्टडी हुई है 7,780 पीडियाट्रिक कोविड पेशेंट्स की, उसमें 5.6% एडमिशन रेट है। दैट इज वेरी वेरी हाई। तो किसी को अगर किसी ने कहा कि बच्चों को ये इफेक्ट नहीं होती है, रॉन्ग। अगर कोई कहे कि बच्चों को सीरियस इफेक्ट नहीं होती है, रॉन्ग। इसमें मेरी मेजर कंसर्न है कि अगर एसिम्प्टोमेटिक भी हो, 30% ऑफ देम विल हैव लॉन्ग कोविड सिम्टम। डॉक्टर साहब मेरे पास इस टाइम पर प्रोटेक्ट रखना है। डॉक्टर साहब मेरे पास केवल 1 मिनट है, मैं चाहूंगा आप चारों लोग अपनी, क्योंकि आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं और ये बड़ा क्रूशियल डिसीजन है जो माँ बाप को लेना है, अपनी अपनी राय रिफ्रेश कर दें 10-10 सेकंड में। बच्चों को स्कूल भेजा जाना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं तो कब तक? डॉक्टर बगई आप ही पहले बोलें शॉर्ट में। अगले 3 महीने स्कूल नहीं खोलने चाहिए। नवंबर दिसंबर के बाद हाइब्रिड मोड में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एंड स्टैगर टाइमिंग से खोलने चाहिए। ठीक है। अभी फिलहाल डेफिनेटली 3 महीने नहीं, डू नॉट ओपन। डॉक्टर अरविंद, अभी 3 महीने बिल्कुल नहीं खोलना है। उसके बाद उस समय की स्थिति के अनुसार फैसला करेंगे और हम सभी को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का रिजिडली पालन अवश्य करना है। डॉक्टर व्यास, अभी स्कूल खोलने का सही समय नहीं है, 3 से 4 महीने इंतजार करना चाहिए और उसके बाद सिचुएशन को हमें एसेस करके उसके हिसाब से अगला डिसीजन लेना चाहिए कि स्कूल खोलना है या नहीं खोलना है। डॉक्टर निश्चल आवाज माइनॉरिटी में है। परफेक्ट सिचुएशन अभी नहीं आने वाला है, तो मैं कहूंगा सबका साथ सबका प्रयास। अगर पेरेंट्स कोऑपरेट करें तो हम हाइब्रिड मोड में स्कूल खोलने का ये बेस्ट टाइम है। लेकिन फर्स्ट साइन की पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, हमें स्कूल बंद करने में बिल्कुल समय नहीं लगाना चाहिए। बट आई थिंक इट्स राइट टाइम कि हमें स्कूल वापस से खोलने का प्रयास करना चाहिए। हमारा काम है आप जैसे एक्सपर्ट्स को व्यूअर्स के सामने लाना। आपने अपनी राय रख दी, अब ये दर्शकों को तय करना है, माता पिताओं को तय करना है कि वो क्या मन बनाते हैं, क्योंकि स्कूल तो खुल चुके हैं। ये सरकार का फैसला है, भेजना या ना भेजना बच्चे को, ये माता पिता का फैसला है। तो आपकी राय उनके बहुत काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बगई, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर व्यास, डॉक्टर नीरज, आपका शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।